नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित एक कहानी लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पत्नी का पत्र। मित्रों, कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है आगे की कहानी। श्री चरण कमलेशु। आज हमारे विवाह को 15 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक मैंने कभी तुमको चिट्ठी न लिखी। सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती सुनती रही, पर चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी नहीं मिली। आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हुए हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो घोघे के साथ शंख का होता है। वह तुम्हारे तन मन से चिपक गया है, इसलिए तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त नहीं दी। विधाता की यही इच्छा थी। उन्होंने मेरी छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तुम्हारे घर की मझली बहू हूँ, पर आज 15 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि अपने जगत और जगदीश्वर के साथ मेरा एक संबंध और भी है। इसीलिए आज साहस करके यह चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे तुम अपने घर की मझली बहू की ही चिट्ठी मत समझना। तुम लोगों के साथ मेरे संबंध की बात जिन्होंने मेरे भाग्य में लिखी थी, उन्हें छोड़कर जब इस संभावना का और किसी को कोई पता न था, उसी शैशव काल में मैं और मेरा भाई एक साथ ही सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हुए थे। भाई तो मारा गया, पर मैं बची रही। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, मृणाल लड़की है ना, इसलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बच सकती थी। चोरी की कला में यमराज निपुण हैं। उनकी नज़र कीमती चीज़ पर ही पड़ती है। मेरे भाग्य में मौत नहीं है। यही बात अच्छी तरह से समझाने के लिए मैं यह चिट्ठी लिखने बैठी हूँ। एक दिन जब दूर के रिश्ते में तुम्हारे मामा तुम्हारे मित्र नीरद को साथ लेकर कन्या देखने आए थे, तब मेरी आयु 12 वर्ष की थी। दुर्गम गांव में मेरा घर था, जहाँ दिन में भी सियार बोलते रहते। स्टेशन से 7 कोस तक छकड़ा गाड़ी में चलने के बाद बाकी 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी में बैठकर पार करने के बाद हमारे गांव में पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन, मामा उस भोजन की हंसी उड़ाना आज भी नहीं भूलते। तुम्हारी माँ की एक जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मझली बहू के द्वारा पूरी करें, नहीं तो भला इतना कष्ट करके तुम लोग हमारे गांव क्यों आते। पिलिया यकृत, उदरसूल और दुल्हन के लिए बंगाल प्रांत में खोज नहीं करनी पड़ती। वे स्वयं ही आकर घेर लेते हैं, छुड़ाए नहीं छूटते। पिता की छाती धक धक करने लगी। माँ दुर्गा का नाम जपने लगे। शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करे। बेटी के रूप का भरोसा था, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मूल्य नहीं होता। देखने आया हुआ व्यक्ति उसका जो मूल्य दे दे वही उसका मूल्य होता है। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने पर भी लड़कियों का संकोच किसी भी तरह दूर नहीं होता। सारे घर का, यही नहीं सारे मोहल्ले का यह आतंक मेरी छाती पर पत्थर की तरह जमकर बैठ गया। आकाश का सारा उजाला और संसार की समस्त शक्ति उस दिन मानो इस तरह 12 वर्षीय ग्रामीण लड़की को 2 परीक्षकों की 2 जोड़ी आंखों के सामने कसकर पकड़कर रखने के लिए चपरासगिरी कर रहे थे। मुझे कहीं छिपने की जगह न मिली। अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कपाती हुई शहनाई बज उठी। मैं तुम लोगों के यहाँ आ पहुँची। मेरे सारे ऐबों का ब्यौरेवार हिसाब लगाकर गृहिणियों को यह स्वीकार करना पड़ा कि सब कुछ होते हुए भी मैं सुंदरी जरूर हूँ। यह बात सुनते ही मेरी बड़ी जेठानी का चेहरा भारी हो गया। लेकिन सोचती हूँ, मुझे रूप की ज़रूरत ही क्या थी। रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने गंगा मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका आदर हो, लेकिन उसे तो विधाता ने केवल अपने आनंद से निर्मित किया है। इसलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को भूलने में तुम्हें बहुत दिन नहीं लगे, लेकिन मुझ में बुद्धि भी है। यह बात तुम लोगों को पग पग पर याद करनी पड़ी। मेरी यह बुद्धि इतनी प्रकृति है कि तुम लोगों को घर गृहस्थी में इतना समय काट देने पर भी वह आज भी टिकी हुई है। मेरी इस बुद्धि से माँ बड़ी चिंतित रहती। नारी के लिए
यह तो एक बला ही है। बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वह यदि बुद्धि को मानकर चलना चाहे तो ठोकर खा खा कर उसका सिर फूटेगा ही। लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत है, विधाता ने लापरवाही से मुझ में कुछ ज्यादा दे डाली है। अब मैं उसे लौटा भी तो किस हो सकूं? तुम लोग मुझे पुरखिन कहकर दिन रात गाली देते रहे। अक्षमी को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है, इसलिए मैंने उसको क्षमा कर दिया। मेरी एक बात तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर थी, जिसे तुम लोगों से कोई नहीं जानता। मैं तुम सबसे छिपकर कविता लिखा करती थी। वह भले ही कूड़ा करकट क्यों न हो, उस पर तुम्हारे अंतःपुर की दीवार न उठ सकी। वहीं मुझे मृत्यु मिलती थी, वहीं पर मैं रो पाती थी। मेरे भीतर तुम लोगों की मझली बहू के अतिरिक्त जो कुछ था, उसे तुम लोगों ने कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे तुम लोगों को पहचानना भी नहीं चाहिए। मैं कवि हूँ, यह बात 15 वर्ष में भी तुम लोगों की पकड़ में नहीं आई। तुम लोगों के घर की प्रथम स्मृतियों में मेरे मन में जो सबसे ज्यादा जगती रहती है, वह है तुम लोगों की गौशाला। अंतःपुर को जाने वाले जीने की बगल के कोठे में तुम लोगों की गवें रहती हैं। सामने के आंगन को छोड़कर उनके हिलने डुलने के लिए और कोई जगह न थी। आंगन के कोनों में गायों को भूसा देने के लिए काठ की नाद थी। सवेरे नौकर को तरह तरह के काम करते रहने, इसलिए भूखी गाय नाद के किनारों को चाट चाट कर चबा चबा कर खुरच देती। मेरा मन रोने लगता। मैं गमई गांव की बेटी थी। जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर में आई, उस दिन उस बड़े शहर के बीच मुझे भी 2 गायें और 3 बछड़े चीर परिचित आत्मीय जैसे जान पड़े। जितने दिन मैं रही, बहू रही, खुद न खाकर छिपा छिपा कर मैं उन्हें खिलाती रही। जब बड़ी हुई तब गौओं के प्रति मेरी प्रत्यक्ष ममता देखकर मेरे साथ हंसी मजाक का संबंध रखने वाले लोग मेरे गोत्र के बारे में संदेह प्रकट करते रहे। मेरी बेटी जन्मते ही मर गई। जाते समय उसने साथ चलने के लिए मुझे भी पुकारा था। अगर वह बची रहती तो मेरे जीवन में जो कुछ महान है, जो कुछ सत्य है, वह सब मुझे ला देती। तब मैं मझली बहू से एकदम माँ बन जाती। गृहस्थी में बंधी रहने पर भी माँ विश्व भर की माँ होती है, पर मुझे माँ होने की वेदना ही मिली, मातृत्व की मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। मुझे याद है, अंग्रेज डॉक्टर को हमारे घर का भीतरी भाग देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था और जच्चा का घर देखकर नाराज होकर उसने डांट फटकार भी लगाई थी। सदर में तो तुम लोगों का छोटा सा बाग है, कमरे में भी साज श्रृंगार की कोई कमी नहीं, पर भीतर का भाग मानो पश्मीने की काम की उल्टी परत हो। वहाँ न कोई लज्जा है, न कोई सौंदर्य, न श्रृंगार। उजाला वहाँ टिमटिमाता रहता है। हवा चोर की भांति प्रवेश करती है। आंगन का कूड़ा करकट हटने का नाम नहीं लेता। फर्श और दीवार पर कालिमा अक्षय बनकर विराजती है। लेकिन डॉक्टर ने एक भूल की थी। उसने सोचा था कि शायद इससे हमको रात दिन दुख होता होगा। बात बिल्कुल उल्टी है। अब आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही हो तो आप लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।